हेलो दोस्तों, मैथ सीखो चैनल पे आप सभी का सुस्वागत है। और चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है एक स्कूल में नए 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूलों में पढ़ाती है। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो उच्च स्कूली शिक्षिकाओं जो गणित नहीं पढ़ाती है उसकी संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब है जो गणित वहाँ नहीं पढ़ा रही उसकी संख्या कितनी होगी वो मुझे बताना है। चलिए, तो सबसे पहले है 96 जो शिक्षिकाओं है उसका 3/8 भाग जो है वो हाई स्कूल में पढ़ाती है। तो हाई स्कूल के टीचरों की संख्या आपको इससे मिल जाएगा। यहाँ पे 8 वन टाइम में 8 4 दूना 16 36। तो टोटल हाई स्कूलों की में शिक्षकों की संख्या है। अब कह रहा है जितना हाई स्कूल में शिक्षकों की संख्या है उसका 2/9 भाग गणित की टीचर है। तो मैथ के टीचर की संख्या, तो हाई स्कूलों में टोटल कितनी शिक्षिका है वो है 36। तो 36 का 9वां भाग 2/9 भाग। देखिए 9 चौक 36 4, तो 4 दूना 8। तो ये हो गया आपको मैथ्स की टीचरों की संख्या। अब कह रहा है कि वो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है। ठीक, तो उच्च स्कूली शिक्षिकाओं हाई स्कूल में टीचरों की संख्या कितना है 36, और उसमें से जो मैथ्स पढ़ाती है वो 8 है। तो टोटल ऐसे कितनी टीचर है जो मैथ्स नहीं पढ़ाती है। तो 36 में से 8 हमको माइनस कर देना है। ठीक, 16 में से 8 गया 8 और बच गया हासिल 2 28। तो आपका 28 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 1/2 माइनस छोटी ब्रैकेट 2/3 माइनस 4/5, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप समझिए यहाँ पे आपको बोर्ड मास के बारे में पूछ रहा है। जो आप बोर्ड मास, वो बोर्ड मास का नॉलेज है या नहीं है वो आपको ये चेक करना चाह रहा है। ठीक ना। तो बोर्ड मास में क्या है, बी फोर ब्रैकेट है। मतलब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो उसमें ये देखना है जो सबसे पहले हमको यूज करना है बोर्ड मास में, तो बी फोर ब्रैकेट का यूज करना है, ओ फोर ऑफ का यूज करना, उसके बाद डिवाइड का यूज करना है, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, उसके बाद एडिशन जिसको जोड़ भी कहते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका हम सरलीकरण करेंगे। यहाँ ब्रैकेट में है आपको 2/3 माइनस 4/5। देखिए तो यहाँ पे 3 और 5 है हर में, तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देख रहे 3 और 5 का एलसीएम आपको हो जाएगा सीधा सीधा 3 और 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। दोनों गुना हो जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों के बीच नहीं है। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए 3 जो नॉर्मल है एलसीएम लेने का, 3 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे। एक एक से 3 टाइम कट गया और 5। ठीक, एलसीएम हो गया 3 × 3 × 5। ओके, अब 15 को हम 3 से भागा देंगे, 5 टाइम्स होगा गुना 2, जो ये ऊपर में है माइनस का साइन है माइनस, और या फिर 5 को हम 3 से 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में होगा 3 गुना, अब ये है 4। ओके, फिर इसको ब्रैकेट माइनस जो पहले दिया हो 1/2। ओके, अब यहाँ पे मेरा सिंप्लीफाई ये हो गया 1/2 माइनस 5 दूना 10 माइनस 4 तिया 12 अपॉन में 15। एक और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/2 माइनस, देखिए 10 और 12 दोनों के बीच घटाव है, माइनस 2 हो जाएगा और 15 अपॉन में 15। माइनस क्यों साइन लगा, क्योंकि देखिए 10 और 12 है दोनों के बीच घटाव है,
तो 12 में से 10 गया 2, लेकिन जो बड़ा का साइन है, बड़ा बड़ा अंक ये मेरा 12 है और 12 का साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। ओके, अब यहाँ पे है 1/2 माइनस इंटू माइनस, सभी को पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2/15। फिर पुराना जैसे हम सिंप्लीफाई ऊपर में किए थे ठीक उसी तरह से 2 और 15 का एलसीएम यहाँ लेंगे। 2 और 15 का एलसीएम कोई कॉमन फैक्टर दोनों के नहीं है, तो 15 गुना 2 30। अब यहाँ पे हम 1 है, 1 को यहाँ गुना, अब जो बचा है 30, तो 2 को भागा देंगे हम, 30 को हम भागा देंगे 2 से, 15, यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस, और फिर हम 30 को भागा देंगे 15 से, यहाँ बच गया 2। इस तरह से हो गया मेरा 15 एकम 15 प्लस 2 दूना 4, तो 15 4 19 और 19/30 आपका इसका सिंप्लीफाई हो गया, जो कि ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका, जो संख्या 4782 और 32170 में 7 का अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अंकित मूल्य। सबसे पहले ये जानेंगे हम आखिर अंकित मूल्य क्या होता है, और इसी से एक रिलेटेड टर्म है स्थानीय मान भी, अंकित मान और स्थानीय मान। सबसे पहले अंकित मान के बारे में जानते हैं, उसके बाद स्थानीय मान के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले अंकित मान का प्रॉपर्टीज ये है, ये वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये कभी चेंज नहीं करता। जबकि अगर हम स्थानीय मान की बात करें, जिसको स्थानीय मान ये वेरी करता है, मीन्स प्लेस टू पैलेस वेरी करता है, और ये अंकित मान फिक्स्ड होता है। अगर 7 का यहाँ पे अंकित मान पूछा है, तो ये 7 का अंकित मान हमेशा हो गया 7, और इसमें भी, इस अंक में भी 32170 में भी 7 का अंकित मान पूछा है, तो 7 का अंकित मान होगा, इसमें भी 7 होगा, क्योंकि अंकित मान का वैल्यू फिक्स्ड होता है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा, चाहे वो किसी पोजीशन पे हो, टाई पे हो, दहाई पे हो या सैकड़ा पे हो, वो हमेशा ऑलवेज सेम होगा, फिक्स जिसकी वैल्यू होगा। अगर 8 की यहाँ पे पूछेगा तो 8 की वैल्यू हमेशा 8 होगा, बशर्ते वो अंकित मान के बारे में बात कर रहा हो। तो यहाँ पे 7 है और इसमें भी ये 7 है, तो 7 - 7 0, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो स्थानीय मान क्या कर, स्थानीय मान के बारे में हम जानते हैं। देखिए स्थानीय मान नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो स्थान पे डिपेंड कर रहा हो, कहने का मतलब है जो वो इकाई स्थान पे है या दहाई पे है या सैकड़ा पे है। ठीक इसी तरह का सवाल हम यही सवाल लेते हैं। देखिए आपका है 4782, अगर इसमें पूछ ले जो अंकित मूल्य के जगह पर पूछे जो 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, वो सवाल कैसे बनेगा। सपोज डेट आपका सवाल ये थोड़ा सा चेंज कर दे, सीटेट वाले थोड़ा सा चेंज करती इस सवाल को, तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा देखते हैं। तो 7 किस स्थान पे है, देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये हो गया सैकड़ा, तो सैकड़ा में हो जाएगा 700 हो गया। अब दूसरा सवाल है 32170, ओके। अब इसमें 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। देखिए ये 7 का स्थानीय मान, 7 किस स्थान पे है, इकाई स्थान ये हो गया, दहाई ये हो गया, मीन्स वो दहाई मतलब 10, वो 70, इसका 7 का वैल्यू 70 हो गया। देखिए अगर हम अंकित वैल्यू की बात कर रहे थे तो अंकित वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती, इसलिए यहाँ पे 7 था, लेकिन स्थानीय मान की बात जब हम करें तो किस स्थान पे है, जैसे 7 सैकड़ा पे है तो 700 हो गया, यहाँ पे 7 दहाई पर था तो इसलिए 70 हो गया। अब इसके बीच का अंतर अगर सवाल अगर आपसे पूछे तो सिंपली वे में आप इसको इससे कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही सही होगा। 0, 10 में से 7 गया 3 और बच गया 630। ये अगर मॉडिफाई किया जाएगा तो 630 ही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। देखिए याद रखिएगा, कभी कभी
इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं, हम लोग सत्य की ओर चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है जो सत्य नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है। देखिए गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 तो ऑन अगर इन्फिनिटी तक, अगर गिनती की संख्या में हम जीरो को ऐड कर दें तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे पहले तो पूर्ण संख्या के बारे में जान के, अब कह रहा है जो इस ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा सत्य नहीं है, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए नहीं है। अगर इस तरह की सवाल आए तो आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए। देखिए यहाँ पे है ए बी और सी भी है, ठीक है। लेट मान लेते हैं हम क्या ए इजकल टू 1 है, बी इजकल टू 2 है और सी इजकल टू 3 है। ओके, पहला ऑप्शन को उठाते हैं, ए 1 प्लस 2 और बी है 2 प्लस 1। देखिए 2 1 3 और इधर भी 2 1 3, बिल्कुल कथन ये सही है, लेकिन पूछ रहा सत्य नहीं है। याद रखिएगा, बार बार ध्यान दीजिएगा उसको। पहला, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस 2 2 माइनस 1। देखिए 1 माइनस 2 कीजिएगा, इसको सॉल्व करते इस तरह से 1 माइनस 2 कीजिएगा, आपका आ जाएगा -1। -1 क्यों आया, क्योंकि दो जो बड़ा अंक है उसके साथ माइनस लगा हुआ। ओके, और 2 माइनस 1 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या -1 1 के बराबर है, नहीं है। ओके, तो तीसरा ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, आपका बी ऑप्शन खुद ब खुद सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है जो सत्य नहीं है। ओके, चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। रानी एक लड़की है जिसको ये कहा गया है जो 6 से विभाजित करना है किसी संख्या को, लेकिन वो गलतीवश क्या किया है, वो 9 से विभाजित किया है। विभाजित करने के बाद उसको भागफल भी मिला, कुछ 21 भागफल मिला और शेष मिला। ठीक, अब कर अपनी गलती के एहसास होने पर उस संख्या को 6 से विभाजित किया है। ठीक, तो अब कितना भागफल और शेष मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई एक संख्या जिसको वो विभाजित कर रहा है, सॉरी विभाजित वो कर रही है। ओके, तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। जब भी कभी भाग देते होंगे तो अक्सर देखते होंगे इस तरह से भाग दे रहे हैं। 6 है, भाग दिया, वो संख्या नहीं पता है क्या है, लेकिन और कुछ पता है, वो क्या है, भागफल, या इस भागफल 21 है और शेष मेरा 3 है। इस तरह के सवाल के लिए आप संख्या, सपोज मान लेते हैं ये x संख्या नहीं मालूम है मुझे, x निकालने के लिए x इजकल टू, ये आपका हो गया ये भागफल। तो भागफल को जिससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, गुना कीजिए और प्लस पे जो शेष है शेष को जोड़ दीजिए, संख्या निकल जाएगा 6 6 दूना 12। ओके, प्लस 3। यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गलती से 9 से विभाजित किया गया, और 9 से विभाजित करने पर ही इसका भागफल 21 और 3 मिला है। इसलिए आपका यहाँ से हम इसको 9 से विभाजित करेंगे। ओके, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। ओके, ये हो जाएगा मेरा 192। मीन्स वो संख्या जब उसे 9 से विभाजित किया तो भागफल 21 और 3 मिला। अब कह रहा है कि जब जो उसको 6 से आप विभाजित करना है तो भागफल कितना बचेगा। कोई नहीं, 192 को हम विभाजित करते हैं अब 6 से। कीजिए 6 को, तो 3 का 18, हासिल 1 और 6 दूना 12। ओके, तो ये क्या मेरा भागफल 32 और पूरी कट गया है, तो शेष फल मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए भागफल 32 और शेषफल 0, ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, पेयर है, वो तुल्य भिन्न का कौन सा पेयर है। यहाँ सबसे पहले हम ये जानेंगे जो तुल्य भिन्न आखिर क्या है, तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं।
देखिए तुल्य भिन्न का दूसरा नाम है होता है समान भिन्न भी। तुल्य भिन्न को ही हम सामान्य भिन्न भी बोलते हैं, एक दूसरा नाम है। ठीक? तो समान भिन्न सबसे पहले हम जानते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न वो होता है जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर में लिख सकते हैं और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो मेरा भिन्न कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे सामान्य भिन्न बोल रहा है। सामान्य भिन्न उसको बोलेंगे, देखिए दो तरह का भिन्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक या तो सामान्य भिन्न हो जिसको तुल्य भिन्न भी बोलते हैं, और दूसरा असमान भिन्न या अतुल्य भिन्न हो गया। अब बात कर रहे हैं समान भिन्न किसे बोलना है, जब हर बराबर होता है और असमान में हर बराबर नहीं होता है। यही एक इसका की पॉइंट है समान और असमान का। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जिसे हम लिख रहे हैं आपका 1/2 और 3/2। देखिए क्या है, ये अंश हो गया 1 और 2 हर हो गया, ये अंश हो गया 3 और 2 हर हो गया। यहाँ पे देखिए हर क्या है, में भी 2 है, इसमें भी 2 है, बराबर है। इस तरह के भिन्न को हम समान भिन्न कहते हैं। लेकिन जब हर बराबर नहीं है, जैसे 1/2 तो है बट इसे यहाँ पे 3/4 हो गया, इस तरह के भिन्न को हम असमान भिन्न करेंगे जब हम हर यहाँ पे बराबर नहीं हो। बस वन एंड ओनली हर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे अंश के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, तुल्य भिन्न या समान भिन्न किसे बोलते हैं, जब मेरा हर बराबर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए हर क्या है, 3 है, अंश को तो देखना ही नहीं है। 3 है, यहाँ 2 है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, बिल्कुल नहीं होगा। 4 है और 7 है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 4 है और ये भी 4 है, तो ये पे ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए एक सीखा, एक ईंट भट्टे पे ईंट खरीदने गई। सीखा एक लड़की है जो कि एक ईंट भट्टे पे गई है वो ईंट खरीदने के लिए, और ईंटों का मूल्य है 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट। अगर उनके पास केवल 4000 रुपये है, तो 4000 रुपये है जो कि ईंट खरीदने के लिए है, वो कितने ईंटें खरीद सकती है। ओके, देखिए इस तरह का सवाल, ये यूनिटरी मेथड एक ही नियम का सवाल है। आप इसको इस तरह का कोई भी सवाल हो आपको आराम से बना सकते हैं इस तरह से। देखिए 2500 रुपये है शिखा के पास, तो 2500 रुपये में मुझे मिल रहा है कितना ईंटा, 1000 ईंटा मिल रहा है। ओके, सपोज हम 1 रुपये में खरीदना चाहते हैं, 1 रुपये में कितनी ईंटें मिलेगी, खुद सोचिए कॉमन सेंस से। जब भी 1 रुपये की में मिलेगी वो हमेशा कम मिलेगी, तो कम 1000 तो मिलेगी नहीं, 1000 से हमेशा कम मिलेगी। इसको कम करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे कितना से, जो यहाँ पे दिया हुआ मुझे 2500 से, मुझे इतनी ईंटें मिलेगी। अब मुझे है कि 1 रुपये में कितना मिलना है मुझे पता चल गया। सपोज डेट अगर 1 रुपये में 1 टॉफी मिल रहा है, तो 10 रुपये में कितना टॉफी मिलेगा, 10। तो आपने क्या किया, गुना किया। तो ठीक है, उस तरह से अब मुझे लेना कितना है, 4000 रुपये की लेना है। तो करना कुछ नहीं है, जो 1 रुपये में मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, अब बस उसको 4000 से गुना कर देना है, तो हो गया। अब इसको कीजिए कैंसिल आउट, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 और ये 4, ये हो गया 40। तो 40 इंटू 40 हो गया आपको 1600। 4 गुना 4 16, 2 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, हो गया 1600। ये आपका 1600 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज के कोनों का अनुपात 4:5:6 है, ये कोनों का मान कितना होगा। देखिए बात क्या है यहाँ पे, त्रिभुज का और कोण का। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो वो इस रेशियो में 4:5:6 रेशियो में, उसको हम लिख सकते हैं क्या, वो 4x 5x प्लस 6x।
ये तीनों अगर एंगल को जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे हो गया 4 5 4 9 6 15 हो गया, फिर 15x ये हो जाएगा आपका 180। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 180 यहाँ पे हम 15 से डिवाइड कर दो, 15 एक टाइम में हासिल 3 तो हो जाएगा, इधर 0 है 30 तो 15 9 30, मीन्स x की वैल्यू जो आ रही है x इजकल टू हो गया मेरा 12। अब करना कुछ नहीं है, बस x से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 गुना 4 बढ़ते 36 बढ़ चौक 48, ये हो गया 48। कौन सा ऑप्शन में 48, चलो ये दिख रहा है, चलो आगे भी देख लेते हैं। 12 गुना 5 12 5 60, चलो ये भी है, और 12 गुना 6 बरछा के 72, तो ये भी है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक नेक्स्ट सवाल है, अक्सर अभी सीटेट है जो कुछ लेंदी सवाल पूछ रहा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लेंदी सवाल बहुत आसान ही होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक होता है। ओके, कह रहा है रागनी दोपहर के 2 बजे, देखिए दोपहर दिया हुआ है, याद रखिएगा, दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगेट के लिए गाड़ी लेनी है, तो 4 रेलगाड़ियां क्रमशः ए बी सी और डी छूटने का समय दिया हुआ है 17:05 पे, 4:32 पे, 18:30 पे और 19:15 पे, ये 4 गाड़ियां है। अब कह रहा है उसे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े, वो मतलब इंतजार का उसका वेटिंग टाइम सबसे कम हो, ठीक ना। देखिए वो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, तो दोपहर के 2 बजे रेलवे की बात कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो रेलवे हमेशा 24 घंटे का 24 आवर का घड़ी का यूज करती है, ठीक ना। तो 2 बजे है, दोपहर के 2 बजे, तो 12 प्लस 2 हो गए आपके 14। एक्यूरेट में अगर 24 घंटे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने बजे स्टेशन पहुंच रही है वो, 14 बजे स्टेशन पहुंच रही है। अब उसके पास 4 ऑप्शन है, क्या है वो, एक ट्रेन है जो 17:05 पे आएगी, एक ट्रेन है जो 4:32 पे है, टाइमिंग उसका है, एक ट्रेन है जो कि 18:30 पे आएगी, और एक ट्रेन है जो 19:15 पे आएगी। ओके, तो वो कौन सा ऐसा ट्रेन ले, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, वो कौन सा ट्रेन ले ताकि उसका वेटिंग टाइम मिनिमम हो, कम से कम हो। देखिए ये 14 बजे तक है, लेकिन अगर वो 17:03 पे ले रही है, देखिए इसका फासला बिल्कुल अप्रॉक्स में 5 मिनट को हटा दीजिए, 3 घंटे का होगा। लेकिन अगर ये 4:32 पे लेगी तो वो सुबह के 4:32 पे होगा, मॉर्निंग टाइम में, ठीक, तो ज़्यादा फासला हो गया। ये इसके अगर कंपेरिजन किया जाए तो देखिए ये भी ज़्यादा होगा, और इससे 17 वाले से कंपेरिजन किया जाए तो ये भी 2 घंटे ज़्यादा होगा। तो सबसे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कम समय के लिए इंतजार मतलब मिनिमम वेटिंग टाइम किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ वो अगर ए ऑप्शन को चूज करे, मीन्स ट्रेन ए से अगर वो अलीगढ़ के लिए जाए। तो कुछ इस तरह के रीजनिंग टाइप का सवाल भी अभी सीटेट पूछ रहा है, तो आप इस टाइप का भी सवाल सॉल्व कर लीजिए, आसान है, बन जाएगा आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मार्क लीजिए ताकि इसको दोबारा भी रिवीजन कीजिएगा। कह रहा है मिनी ने अपनी शिक्षिका से कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, इनमें से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि जो मैंने एक आयत बनाया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी देखिए वर्ग है आयत है, वर्ग है आयत, वर्ग है आयत, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। सबसे पहले हम समझते हैं दोनों का आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अगर हम आयत और वर्ग को सही से समझ गए तो ये सवाल या इस तरह के कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये मेरा आयत है, तो ये मेरा वर्ग है। देखिए आयत होने का कंडीशन क्या है, आयत होने का कंडीशन है कि जब आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत होने की कंडीशन है कि जब आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है वो आयत होती है। जैसे ये
और ये, और वर्ग है, वर्ग का का है कि जो चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए, क्या ये जो वर्ग है, वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर है? बिल्कुल है। चारों भुजाओं के साथ साथ ये आमने सामने की भुजा भी वर्ग में हमेशा बराबर होती है, ठीक ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो वर्ग भी एक तरह का क्या है, वर्ग भी एक तरह का ये आयत है। वर्ग तो है ही, लेकिन ये वर्ग भी एक तरह का आयत है, क्योंकि ये आयत होने का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और आयत होने का कंडीशन है कि ये आमने सामने की भुजा बराबर है। तो देखिए, वर्ग में आमने सामने की भुजा, इसमें मेरा आमने सामने की भुजा बराबर है, ओके। लेकिन क्या एक आयत वर्ग हो सकता है? क्या एक आयत वर्ग हो सकता है? तो चलिए, वो वर्ग का क्या कंडीशन है वर्ग होने का? वर्ग का यही है कि जो चारों भुजा बराबर होती है। लेकिन क्या इसके चारों भुजा बराबर है? तो नहीं है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जो कह रहा है मैंने एक आयत बनाया है जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। मैंने एक आयत बनाया, ये भी आयत आयत है, इसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब पूछ रहा है एक आयत की सभी भुजा बराबर नहीं हो सकती है, कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती है, बिल्कुल। एक कोई भी अगर आयत है उसकी सभी भुजाएं वर्ग आयत नहीं हो सकती है। सभी वर्ग आयत होते हैं। देखिए, ये वर्ग है, लेकिन ये आयत है। क्यों? क्योंकि आयत होने का फुलफिल कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और आयत किसे बोलते हैं? जब आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आपका ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे, अगला चलते हैं ऑप्शन पे। सभी आयत वर्ग होते हैं, जो भी आयत है वर्ग होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ग का होने के लिए क्या चाहिए? जो सभी भुजाएं, जितने भी भुजाएं वो बराबर होने चाहिए, लेकिन सभी भुजाएं इसमें बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है। कह रहा है एक आयत और एक वर्ग में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ये भी 90 डिग्री हो रहा है, एक ये भी 90 डिग्री हो रहा है, इसमें भी ये 90 डिग्री है। एक संबंध तो ये है। दूसरा, जो कोई भी वर्ग है, जो भी वर्ग है वो आयत होगा ही होगा, लेकिन ये वन वे है, वर्ग से आयत की होगा, लेकिन आयत अगर है वो वर्ग नहीं हो सकता है। आई होप थोड़ा सा इसमें समय दीजिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, अरे निम्नलिखित से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन की बात करें, देखिए यहाँ पे 729, यहाँ पे एक सजेस्ट करेंगे आपको, जो 1 से लेके 1 to 20 आप क्यूब याद कर लीजिए, और लेके 1 से 1 to 50 स्क्वायर, जिसको वर्ग कर रहे हैं, ये आप याद कर लीजिए। बहुत आपको काम आएगा और बहुत जल्दी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का देखिए सवाल अगर पूछ दिया आपको, 729, देखिए ये 7 का क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, लेकिन सिर्फ 333 है यह जो किसी का क्यूब नहीं है, मतलब पूर्ण क्यूब नहीं है। तो देखिए, अगर सिंपल सा अगर आपको क्यूब याद है तो इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है, ओके, और वो 11 फीट गुना 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। एक 11, एक भवन है, कमरा है जिसका 11 और 16 है, ठीक। अब कह रहा है उसके पास 4 विकल्प है। विकल्प इस तरह से है कि जो टाइल्स का है लगाना है, उसको इस एरिया में पूरा टाइल्स लगाना है। उसकी विकल्प इस तरह से है, जो 1.5 गुना 1.5 फीट का टाइल्स अवेलेबल है, 2 गुना 2 फीट का अवेलेबल है, 2.5 गुना 2.5 फीट का अवेलेबल है, और 3 गुना 3 फीट का अवेलेबल है उसके टाइल्स। लेकिन कंडीशन ये है कि टाइल्स, वो ऐसा टाइल्स लगाना है, मतलब ऐसा ऑप्शन इसमें से चूज करना है ताकि वो पूर्ण रूप से लग जाए, मतलब कोई टाइल्स को काटना ना पड़े। तो
इस तरह का सवाल में ये है कि जो एरिया, कि जो सामुदायिक भवन है उसका एरिया क्या होगा। आपको एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल, जिसको एरिया भी बोलते हैं, क्षेत्रफल हो जाएगा आपको लंबाई गुना चौड़ाई, 11 गुना 16। ओके, बटे में ये है कि हम कौन सा ऑप्शन ले ताकि ये पूर्ण रूप से आ जाए, जो इसका पूर्ण रूपेण आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए। देखिए, अगर हम 2 गुना 2 ले रहे हैं तो 2, 8, 2 से 4 मीन्स 44 पूर्ण संख्या आ जा रही है। लेकिन अगर वही ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, देखिए ऑप्शन एक तरफ जा रहे हैं, 11 गुना 16 अपॉन में 1.5 गुना 1.5। आप इसको कभी भी अगर डिवाइड कीजिएगा तो पूर्ण रूपेण नहीं आएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगा, गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कह रहे हैं। बार दोबारा हम आपको बता देते हैं, कभी भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, वो डेसिमल में आएगी, दशमलव में ही आएगी ही। तो दशमलव में आने से क्या होगा, टाइल्स को काटना पड़ेगा, जबकि ये कह रहा है कि बिना काटे बिछा दे। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही है, जो अगर हम 2x2 का प्रीफर करेंगे तो वो मेरा बिना काटे वो टाइल्स हम 11 और 11 गुना 16 का जो कमरा है उसमें हम लगा सकते हैं। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है सुश्री रेणु ने अपने छात्राओं को 8 समूह में विभाजित किया। ओके, और उनको अपना भार दर्ज कराने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह में 8 विद्यार्थी हैं, अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। ठीक ना, के बाद उन्हें पता लगा कि उनमें से किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया गया, और गलत भार क्या था, वो 25.9 किलोग्राम की बजाय वो 29.5 किलोग्राम किया गया। तो समूह का सही औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, उसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन का सार हम एक बार आपको समझा रहे हैं। मतलब सुश्री रेणु जो है वो, उसके पास 8 लड़के हैं, स्टूडेंट है। सबको बोला कि आप अपना जो है भार को तोलिए और उससे औसत निकाला वो 38.2। औसत भार हो गया मेरा यहाँ से 38.2। लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट है जो कि गलतीवश उसका वजन था 25.9 किलोग्राम, लेकिन वो 29.5 किलोग्राम वो लिख दिया। तो कह रहा अब इस वजह से ये जो औसत भार आया है ये तो गलत आया है। अब पूछ रहा है वो आपसे कि जो सही क्या होगा, सही उस ग्रुप का सही औसत भार क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले बेसिक यही है कि जो औसत दिया हुआ है भार 38.2, चाहे गलत या सही हो बाद की बात है, इसके अकॉर्डिंग अगर औसत 38.2 आया है और कितने विद्यार्थी को, 8 विद्यार्थियों का आया है, तो हम इसे निकाल लेंगे कुल भार। कुल भार, कुल भार निकालने के लिए करना नहीं कुछ, 38.2 जो दिया है वो ना हम करेंगे 8 से। ये देखिए कुल भार इस तरह से कैसे निकाले हैं, उस सिंपल सा है, जो औसत इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू कुल भार अपॉन में जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ 8 ले लेंगे। ओके, तो कुल भार मुझे निकालना है, औसत दिया हुआ है, औसत 38.2 और औसत भार गुना संख्या, तो वही हम किए 38 गुना 38.2 इंटू 8 किए। चलिए आपको इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 दूना 16, 6 हासिल 1, यहाँ दशमलव, 8 64, 1 65, 5 बाकी 6, 8 24 और 24 6 30, मीन्स कुल भार हो गया 305.6 किलोग्राम केजी हो गया कुल भार, जो कि जो 8 विद्यार्थियों का है। लेकिन इस भार में तो देखिए गलती हुई है। क्या गलती हुई है, तो होना चाहिए था 25.9, लेकिन वो लिख दिया था 29.5। तो कितना का ज्यादा वो आया है, तो हम ज्यादा निकाल लेते हैं, 29.5 माइनस हम करते हैं 25.9। ओके, 15 एक हम लेंगे
तो 10 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 3, तो 3.6 किलोग्राम हम ज़्यादा ले लिए हैं। तो करना कुछ नहीं है इसमें, इसमें से हम 30, इसमें से एक्यूरेट बार रियल वैल्यू, रियल वेट मेरा हो जाएगा 305.6 माइनस 3.6, इसको हम घटा दें, ये हो जाएगा आपका 302, आपका रियल हो जाएगा। अब मुझे निकालने का रहा औसत भार, और औसत भार बराबर होता है कुल भार। कुल भार कितना आया है 302, और संख्या कितनी है 8, बस इसे डिवाइड कीजिए आप, यह हो जाएगा। देखिए 8 से अगर 30 है तो 8 चौक 32, ज़्यादा हो गया तो 8 तेज 24, 3 उधर बच गया 6, तो हो गया उधर 62, तो 8 8 64, तो ज़्यादा हो जा रहा 8 7 56, 7 तो इधर है 62, तो हो गया 6, तो फिर 8 8 64, तो 8 7 56। देखिए इस अब तक तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाना चाहिए। देखिए ये आपका ऑप्शन सही है। तो आई होप थोड़ा सा इसमें से टाइम दीजिए, ज़्यादा लेंदी सवाल है लेकिन वो बन जाएगा आपसे आसानी से। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्नों का अवलोकन कीजिए और अगला पाद लिखिए। देखिए एक तरह का ये रीजनिंग का सवाल है, सवाल सॉल्व नहीं करना है आपको, सवाल वो सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना और नेक्स्ट पैटर्न देना है। ओके, यहाँ पे अब देखिए पहला में क्या है 9 में से 1 घटाया और भागा किया 8 इक्वल टू 1। देखिए ये क्या है, क्या सही है नहीं है उसे नहीं कहना, बस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे है, फिर 9 से में 8 है, फिर 9 8 7 है, फिर 9 8 7 6 है, और इधर भी आपको बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 9 8 7 6 5, ये इधर आ जाएगा 5, डिवाइड सेम पैटर्न फॉलो, सब डिवाइड 8 से हो रहा है 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5। देखिए ये ऑप्शन किसमें है, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है प्रियांशु के पास 10 और 20 के नोट है। ठीक है, प्रियांशु एक लड़का है जिसके पास 10 और 20 का नोट है। अब वो 50 बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट का उपयोग करती है। ओके, तो 20 के 2 नोट, तो 20 प्लस 20 प्लस 10 हो गए 50। अब कह रहा है यदि राशि बनाने के अन्य कितने तरीके हो सकते हैं। बनाना है मुझे 50, और कैसे कितना 50 हम बना सकते हैं 10 और 20 के नोट से। यदि हमें दोनों ही नोट का प्रयोग करना है, देखिए प्रयोग करना है मुझे दोनों ही नोट का 10 और 20 का, और कितने तरीके हो सकते हैं ये हमसे जानना चाह रहा है। तो देखिए तरीके कितने हो सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 50। वन एंड ओनली यही एक तरीका हो सकता है, इसके अलावा अगर कोई भी तरीका लीजिएगा तो वो आपको नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके। बस रीजनिंग टाइप के सवाल भी कुछ आपसे पूछ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, इस टाइप का सवाल देख के बस बना देना है। ओके, थैंक यू।